आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इसके जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये विभिन्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये सभी एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने योग्य बनाया था। कहने का मतलब है कि अपने ही देश के प्रशासन में, यानी कि नियम बनाने में हो या नियम को लागू करवाने में, योजना को लागू करवाने में अपने ही देश के जो प्रशासन में हिस्से लेने योग्य बनाया था। ये किस अधिनियम के तहत? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत इस प्रकार के प्रावधान है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया था कि भारतीयों ही भारत में जो नियम है, प्रशासन है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। देखिए 1861 अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने का शक्ति है जो वायसराय को ये प्राप्त हुआ था और इसके तहत पोर्टफोलियो प्रणाली का विकास हुआ था। देखिए पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब होता है विभागीय प्रणाली। जैसे हम देखते हैं केंद्र में या राज्य में विभागीय प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे शिक्षा मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ये सब क्या है, विभिन्न विभाग के मंत्री होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये पहली बार 1861 में विभागीय प्रणाली, जिसको पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत प्रावधान शुरू किया गया था। वहीं विकेंद्रीकरण का जो प्रावधान है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्ति एक हाथ में ना होकर के शक्ति का बंटवारा हो जाए, यानी कि एक हाथ में शक्ति ना रहे, शक्ति का बंटवारा हो जाए, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। और विकेंद्रीकरण का जो प्रावधान है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ही प्रावधान हुआ था। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी नंबर होगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का जो विभाजन है वो किस योजना पर आधारित है। तो योजना आधारित है 1935 के अधिनियम पर। 1935 अधिनियम के तहत ही केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन कर दिया गया था। देखिए 1935 का जो अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, इसके तहत जो संविधान है, भारत का जब संविधान निर्माण हुआ था तो इसमें 200 से ज्यादा अनुच्छेद है जो 1935 अधिनियम पर ही आधारित था। और 1935 में बहुत सारे इसमें प्रावधान है, जैसे कि अभी जो म्यांमार है उस समय वर्मा कहा जाता था, वर्मा को 1935 अधिनियम के तहत ही भारत से अलग किया गया था। और जो राज्य है उसको स्वायत्तता प्रदान कर दिया गया था। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की प्रावधान की गई थी, अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान इसी में था। और प्रांतीय चुनाव जो 1935 अधिनियम के तहत 1937 में हुआ था, इसी अधिनियम से संपन्न हुआ था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कह रहा है कि किस अधिनियम या किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। देखिए अध्यादेश का सिंपल सी अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई कानून संविधान में नहीं लिखा गया है और तत्कालीन आवश्यकता पड़ गई और उस समय जो संसद है वो कार्यरत नहीं है, तो संसद कानून उस समय नहीं बना सकती है, तो तत्कालीन आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है कि तत्कालीन कानून लाया जाता है, उसी को अध्यादेश कहते हैं। तो ये वर्तमान संविधान में भी है। वर्तमान संविधान में भारत के राष्ट्रपति है जो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वही राज्यपाल है जो 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है तत्कालीन आवश्यकता अनुसार बनाया गया कानून। तो उस समय जब देश गुलाम था उस समय अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो वायसराय या गवर्नर जनरल नाम के पद हुआ करता था, उन्हीं को प्राप्त था। और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है जो बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 4 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांत को स्वायत्त कर दिया गया था किस अधिनियम के तहत? तो प्रांतीय स्वायत्तता 1935 अधिनियम के तहत प्रांत को स्वायत्त कर दिया गया था। और केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की प्रावधान है जो 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। वही पूछेगा प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल कब किया गया था, तो 1919 में। और 1935 अधिनियम के तहत प्रांत को स्वायत्त यानी कि विमुक्त कर दिया गया था। तो किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत। तो इस प्रकार से चौथा का जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। कह रहा है कि भारतीय केंद्रीय विधानमंडल प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। द्विसदन का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा। तो पहली बार कब बनाया गया था? ये पहली बार कब बनाया गया था? तो 1919 के एक्ट के तहत ये पहली बार बनाया गया था, द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई थी?
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, देखिए भारत में फूट और राज कर नीति के तहत 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट लाया गया था और इसके तहत मुस्लिम को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई थी और इसका मतलब होता है कि मुस्लिम लोग ही खड़ा होंगे उस क्षेत्र से और मुस्लिम लोग ही उसको वोटिंग करेंगे, उसमें अन्य धर्म के लोग शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लाया गया था 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के तहत। उसमें मार्लो था जो भारत का सचिव था और मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाई तथा आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए गए थे। कहने का यह मतलब है कि ईसाई तथा आंग्ल भारतीयों के लिए निर्वाचक यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल कब बनाया गया था। तो जो मुस्लिम के लिए था पृथक निर्वाचन वो 1909 में आ गया था, वहीं ईसाई और आंग्ल भारतीय के लिए 1919 में इस प्रकार के प्रावधान कर दिया गया था। 1919 में ही 1919 के अधिनियम में ही देखिए इसके अधिनियम के तहत बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है जो 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया था। वहीं बजट पर वोटिंग का अधिकार है 1919 अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था। वहीं लोक सेवा आयोग की स्थापना है जो 1919 अधिनियम के तहत 1926 में किया गया था। तो इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ईसाई तथा आंग्ल भारतीयों के लिए जो प्रावधान है कब किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, देखिए जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका उस समय निर्वाचन आम जनता के द्वारा नहीं हुआ था, जबकि जो विभिन्न विधानसभा के जो सदस्य थे, जो एमएलए जो सांसद विधायक कहते हैं जिसको हम एमएलए कहते हैं, वो उस समय थे वही जो वोटिंग करके वही चुन करके भेज दिए थे विधानसभा सदस्यों को, क्योंकि हमारे पास उस समय उतना साक्षरता नहीं थी। वोटिंग का मतलब लोगों को, चुनाव का मतलब लोगों को उस समय प्रक्रिया हो या चुनाव का क्या अर्थ होता है, क्या विधानसभा होंगे, क्या संविधान निर्माण के लिए जो सदस्य उसके बारे में कुछ जानकारी लोग को नहीं थी, जिसकी वजह से विधानसभा के जो सदस्य थे उन्हीं के द्वारा विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन, देखिए कैबिनेट मिशन है जो मार्च 1946 में आया था और इसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, वहीं एवी अलेक्जेंडर तथा स्टॉफर्ड क्रिप्स इसके 2 सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन है जो कुल 3 सदस्य था और 1946 में आया था और भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए ये जिम्मेदार है। इसी ने संविधान सभा की स्थापना करवाए थे और बताया था कि 10 लाख व्यक्ति पर यानी कि 10 लाख व्यक्ति पर एक रिप्रेजेंटेटिव है जो संविधान सभा में चुने जाएंगे, यानी कि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व है, एक प्रतिनिधित्व होगा जो संविधान सभा में आकर के संविधान निर्माण में योगदान अपना देगा। तो कितना पर 10 लाख आबादी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर भारत का नया संविधान का प्रारूप संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कहने का ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरर है कि जो प्रस्तावना था उसके प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब पारित कर दिया गया था। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना है जो यूएसए के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। चलिए 11 नंबर भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित किया गया था। देखिए भारतीय संविधान की अंतिम बैठक है जो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था और इसी दिन संविधान सभा के जो सदस्य थे उस समय 284 लोग संविधान पर अपना हस्ताक्षर किए तथा इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया और जो संविधान सभा के सदस्य थे उसी को अंतरिम संसद के रूप में गठन कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 12 नंबर राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में गृहस्थी का विभाग यानी कि गृह मंत्रालय किसे प्रदान किया गया था। देखिए गृह मंत्रालय थे उस समय आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो गृह मंत्रालय थे। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो देश के प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के भी और विदेशी मामले के मंत्रालय भी और जो राष्ट्रमंडल के सदस्य के लिए जिम्मेदार थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में ही वो समिति बना था। अंतरिम सरकार में देखिए सी राजगोपालाचारी है जो शिक्षा मंत्री बने थे
और बीपी मेनन और कृपलानी, जेबी कृपलानी थे जो अंतरिम सरकार में इनका हिस्सेदारी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की सहायता करने वाले दो प्रमुख समितियां निम्नलिखित में से कौन थी? देखिए यहाँ पर थोड़ा समितियां नहीं होगा, यहाँ पे सिविल अधिकारी जो थे वो उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन थे, तो ये थे BN राव और HM मुखर्जी थे। HM मुखर्जी थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे और HM मुखर्जी और BN राव। देखिए ये दोनों व्यक्ति हैं जो सिविल अधिकारी भी रहे हैं और संविधान सभा के निर्माण में काफी योगदान दिए। BN राव है जो प्रारूप समिति के सलाहकार रहे थे और MN मुखर्जी थे जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। देखिए राज्यों का संघ आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत है जो राज्यों का संघ होगा, भारत में राज्यों का संघ होगा। इसकी संकल्पना कहाँ से की गई है? तो ब्रिटिश संसदीय अधिनियम से की गई है। इसका सबसे अच्छा आंसर होता है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम। जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम था उसके तहत भारत में राज्यों का संघ आर्टिकल 1 में इस प्रकार की प्रावधान किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? यानी कि ब्रिटिश संविधान से हम भारतीय संविधान में क्या क्या लिए हैं इसके बारे में क्वेश्चन आया है। देखिए कानून का शासन, बिल्कुल ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी लिया गया है। देखिए ये है जो USA के संविधान से लिया गया है, न कि यूएसए के संविधान से लिया गया, न कि ये ब्रिटिश संविधान से, ये हो जाएगा गलत। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ठीक इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 4, 1 2 4, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में न्यायाधीशों के पद को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए न्यायाधीश के जो पद है उसको हटाने की जो प्रावधान है वो हम लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के हो या उच्च न्यायालय के, उसको हटाने की प्रक्रिया, इनके हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रावधान है जो अमेरिका के संविधान से अधिग्रहण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? आप जब इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसको ठीक से पढ़ेंगे, नहीं है पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही जवाब दे, और नहीं है उस पर विशेष रूप से ध्यान दिए। देखिए कह रहा है पंचायत भाग 9 बिल्कुल सही है, नगरपालिका 9 क बिल्कुल सही है, सहकारी समिति 9 ख बिल्कुल सही है। देखिए अधिकरण इसमें नहीं है। अधिकरण की जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 14A में, ये किया गया है 14A में अधिकरण का प्रावधान किया गया है, न कि 10 में। देखिए पंचायत है जो 9 भाग में है, भाग 9 में है और 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। वही नगरपालिका है जो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। वही सहकारी समिति है जो 97 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के तहत ये जोड़ा गया था भाग ख में। वही अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल का जो व्यवस्था है भारतीय संविधान के भाग 14A में है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इस प्रकार के प्रावधान जोड़ा गया था। तो डी नंबर है जो असुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार करें तथा उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि संविधान में उल्लेखित है। किस प्रकार से संविधान में उल्लेखित है? देखिए संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, एक इसमें भाग 1 में इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है? तो ये भाग 4A में इसका जिक्र किया गया है कि इसका मौलिक कर्तव्य का जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। वही नागरिकता है जो भाग 2 में इसका जिक्र किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। आप देख लीजिए इस प्रकार से कौन सा सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है, पहले 1 तब 3 4 2, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान के 8वीं अनुसूची में संशोधित किया गया है? तो देखिए जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 3 शब्द है जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, 3 भाषा को, जिसमें था कोंकणी था और नेपाली है, न म क, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। इस प्रकार के इसका ट्रिक है, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। जो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में
वर्तमान में 22 भाषा है। पहला देखिए मूल संविधान में उसमें 14 भाषा था, और जिसमें 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा जोड़ा गया, तब कुल 15 भाषा हो गया। और 71वां संविधान संशोधन करके 3 भाषा जोड़ा गया था। उसके बाद 18 भाषा हो गए थे उसमें 8वीं अनुसूची में, तथा उसमें 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 और भाषा को जोड़ दिया गया था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा था कि कौन सी 71वीं संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 1, 2, 3 इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। कह रहा है विवाह विच्छेद जिसको तलाक बोलते हैं, गोद लेना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार के जो प्रावधान है, कानून है, वो समवर्ती सूची का विषय है। सूची 3 देखिए 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 विषय है। केंद्र सूची का मतलब होता है जो विषय उसमें होंगे उस पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी। वहीं राज्य सूची के अंतर्गत जो भी कानून रखे जाते हैं उस पर कानून राज्य सरकार बनाते हैं। वहीं समवर्ती सूची में जो भी विषय है उस पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार किसी विषय पर कानून बना देती है तो राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा उस पर। केंद्र सरकार के कानून को ही मान्यता प्राप्त है। राज्य अगर उसी पर कानून बनाता है तो राज्य को उस पर अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगर दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होता है तो केंद्र सरकार के कानून ही मान्यता प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से 3 सूची है 7वीं अनुसूची में, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए 7वीं अनुसूची में जब संविधान लागू हुआ था तो केंद्र सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, केंद्र सूची में 100 विषय है और जो राज्य की सूची है उसमें 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो ठीक इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 21 नंबर देखिए, किस प्रधानमंत्री के काल में 9वीं अनुसूची के शामिल विषय को सर्वोच्च न्यायालय में बाधक बनाया गया था। देखिए इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन में के ऑप्शन में गलत है, इसमें जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है। देखिए सबसे पहले न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि कोई भी जब कानून बनता है संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा, इसकी जांच न्यायालय कर सकती है अगर इस प्रकार की चुनौती आए तो। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जो भी न्यायालय है उसकी अपनी ही सुनवाई, अपने जैसे पुराने कोई जजमेंट आया है उसकी भी सुनवाई कर सकती है, तथा कोई भी कानून संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बना है उसकी जांच कर सकती है। इस प्रकार के व्यवस्था को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। या किसी भी मामला, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट पुराना मामला दे दिया है, फिर नया से विचार करने की जरूरत है तो समय के अनुसार फिर से विचार करती है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। और भारतीय संविधान के ये आर्टिकल 32 और 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है। और न्यायिक पुनर्विलोकन है जो भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन है कि जो विधि और कानून बनी है उसकी प्रक्रिया क्या ठीक है या नहीं है, क्या विधि न्याय संगत है या नहीं है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ तो नहीं है, क्या ये आर्बिट्री तो नहीं बनाया गया है, क्या ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया नहीं किया गया। इस प्रकार की जो जांच होती है वो न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत ही वो सब जांच किया जाता है। तो ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो कार्यपालिका होते हैं, जो विधायिका होती है उस पर कार्यपालिका का नियंत्रण होते हैं, जो विधायिका है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है, ध्यान देंगे, नहीं है। क्या है, संसदीय सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार क्या है, नहीं है। ये कहाँ का है, ये यूएसए में है। अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ का है, यूएसए का है। भारत में क्या है, संसदीय सरकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। संघात्मक सरकार क्या है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, अध्यक्षात्मक शासन। वो यूएसए का मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पुरुष का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तत्वों में नहीं ढाला गया है। तो ये संघात्मकता के तत्वों में नहीं ढाला गया किसके कथन है, तो ये बी आर अम्बेडकर के कथन था कि ये भारतीय संविधान को संघात्मकता के तत्व में नहीं ढाला गया है। क्वेश्चन देखिए 26, देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है। 26 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। देखिए वहां पर कुछ मिसप्रिंट है, संविधातिता व्यवहारिता नहीं है, संवैधानिकता नहीं था,
इसमें क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, इसमें है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। और इसका स्टेटमेंट है कि भारत एक संघ राज्य नहीं है। तो ये संघ राज्य नहीं है, ये गलत है, क्योंकि भारत क्या है, एक संघ राज्य है, आर्टिकल 1 में ही कहता है। तो ये आर है जो गलत है, जबकि ये स्टेटमेंट सही था। तो इसका आंसर था कि ए सही है किंतु आर गलत है। भारत क्या है, एक संघ राज्य है, और इसकी चर्चा कहाँ की गई है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च है। तो ये कौन सा सर्वोच्च है भारत में, भारत में संविधान सर्वोच्च है। और संविधान की सर्वोच्चता हम कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए के संविधान से बताया गया है, लिया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, यानी कि मूल संविधान को अपना हाथ से कौन लिखे थे, तो ये लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण राय चादा, इन्हीं के द्वारा इंग्लिश में मूल रूप से संविधान को लिखा गया था। वहीं हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा हिंदी में लिखा गया था। और संविधान को जो सजाए थे वो शांति निकेतन के कलाकार थे जो संविधान को सजाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, भारत का संविधान गणतंत्रांत्रिक है। गणतंत्रांत्रिक है, गणतंत्रिक है, इसका मतलब क्या होता है कि देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होंगे, मतलब किसी का बेटा या बेटी उसी का परिवार का नहीं होगा। वो क्या होगा, चुनाव लड़ करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर विराजमान होगा। इसी को गणतंत्रात्मक कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। गणतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि कोई वंशानुगत नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर राजा यानी कि राजा या राजा के फैमिली के जो लोग हैं वही राष्ट्राध्यक्ष होंगे। लेकिन भारत में क्या है, राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्रपति है क्या वंशानुगत है, क्या द्रौपदी मुर्मू जी के जो अगला जनरेशन होगा क्या वही उस राष्ट्रपति बनेगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए क्या है, चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव लड़के कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस प्रकार से इसको गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। जो भारत में क्या है, भारत एक गणतंत्र देश है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था, पूछ रहा है। देख रहे हैं, पूछ रहा नहीं है। तो देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। जब संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बन गया था और 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तो ये प्रस्तावना में ये तीन शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से 1 और 2 3 ये क्या था, उस समय नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। तो ये कौन सी क्रांति से, ये फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता में ये तीन शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या कहाँ की गई है। देखिए, जो प्रस्तावना में जो आदर्श दिया गया है कि हमें सामाजिक अधिकार होगा, राजनीतिक अधिकार होगा, आर्थिक अधिकार होगा, ये सब स्वतंत्रता जो अधिकार हमें दी गई वो कहाँ मिलता है, ये मिलता है कहाँ कहाँ, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटी में ये देखने को मिलता है। जो आपका मूल अधिकार है वहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिलता है, वहीं डीपीएसपी में वहाँ पर क्या है, आर्थिक अधिकार है, जो काम करने के संबंधित जो अधिकार है वो डीपीएसपी में देखने को मिलता है। वही राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार है जो मूल अधिकार में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत को एक पवित्र दस्तावेज, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है जो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज इन्हीं के द्वारा कहा गया था। चलिए 34, भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य है अपने नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, अवसर की समानता सुनिश्चित करना, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। ये क्या है, प्रस्तावना में ये सभी अधिकार है जो निहित है, इसमें ये चारों के चारों अधिकार है जो प्रस्तावना में निहित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 35 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देशी राज्य का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था। देखिए ऑप्शन 4 है, जनमत संग्रह किसका हुआ था, तो जम्मू कश्मीर का आप जानते हैं कि वहां पर विलय है किस प्रकार से हुआ था, तो हस्ताक्षर करके वहां पर संधि समझौता के तहत हुआ था। वही जूनागढ़ का जो विलय है वो जनमत संग्रह से हुआ था,
जनमत संग्रह का मतलब होता है कि लोग ने वोट किया था कि हम भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। और हैदराबाद है जो ऑपरेशन पोलो के द्वारा पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। वही जम्मू कश्मीर संधि समझौता के द्वारा उस समय वहां के राजा हरि सिंह थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से समझौता किए और भारत में मिल गए थे। और जूनागढ़ है जहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही क्रम क्या है। देखिए राज्य दिया गया है, उसका बनने का क्या क्या सही क्रम उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है 1953 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना है 1971 में हुआ है। वहीं हरियाणा के जो स्थापना है 1966 में हुआ है। और सिक्किम की स्थापना है जो 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में हुआ था। तो आप मिला लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 3 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देख रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। अधिनियम का संबंध राज्य की सीमा का तर्क रेखांकन करना तथा समस्या से था, बिल्कुल सही है। यह वर्ष 1956 में पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1956 में इसे पारित किया गया था। इसमें 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, बिल्कुल सही है। राज्य की सीमा प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई थी, ये गलत था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, ठीक है। आइए आर्टिकल जो आपका 3 है, इसमें इस प्रकार की ये प्रावधान किया गया है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकते हैं, किसी राज्य के नाम का परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य दूसरे राज्य में शामिल हो सकता है, ये नहीं इसमें है। तो इस पर इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 3 में कहा गया है जैसे मान लीजिए बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाया गया था, इसी के तहत आर्टिकल 3 के तहत ही मान लीजिए फिर से जोड़ दिया जाएगा बिहार और झारखंड को, आर्टिकल 3 के तहत ही मान लीजिए बिहार का नाम अभी चेंज कर दिया जाएगा आर्टिकल 3 के तहत ही। तो आर्टिकल 3 के तहत ही इस प्रकार के ये जो प्रावधान किए जाते हैं। और आर्टिकल 3 के तहत जो भी काम किए जाएंगे वो साधारण विधेयक से होगा, साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत से अगर सदन प्रस्ताव पास कर देती है तो ये जो किसी भी राज्य के क्षेत्र बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नाम परिवर्तन हो जाएगा, ये सब लागू हो जाएगा साधारण बहुमत से पारित विधेयक के द्वारा। और इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 39 कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था। देखिए सिक्किम है जो 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में उसी को सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया था। 35वां संविधान संशोधन के तहत भारत में सिक्किम को सह राज्य के रूप में, सेमी स्टेट के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 36वें राज्य के तहत पूर्ण रूप से भारत में इसको शामिल कर लिया गया था। आप ध्यान रखेंगे 35वां और 36वां संविधान संशोधन का संबंध सिक्किम से है। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है। तो यह आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान में किया गया है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भाग 2। भारतीय संविधान की नागरिकता के निम्नलिखित विशेषता में कौन सही है। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, गलत है। राज्य की पृथक नागरिकता है, गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। देखिए आप क्या है कि भारत के नागरिक है, न कि उत्तर प्रदेश और बिहार या राजस्थान, झारखंड, इस प्रदेश का आप नागरिकता नहीं है। इस प्रदेश के आप क्या है डोमिसाइल लिए हुए हैं, यानी कि वहां आप अधिवास करते हैं, वहां पर आप रहते हैं, लेकिन नागरिकता आपकी क्या है, इंडियन आपकी नागरिकता है। इस प्रकार से भारत में एक ही नागरिकता है, आप सिर्फ भारतीय है, न कि आपके राज्य के नागरिकता है। राज्य में क्या है आप अधिवास करते हैं, वहां के आपको मूल निवास प्रमाण पत्र होंगे आपके पास, न कि नागरिकता होंगे। लेकिन आप यूएसए में जाइएगा, अमेरिका में जाइएगा, तो वहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति पेंसिल्वेनिया का है तो पेंसिल्वेनिया का भी नागरिक होगा और अमेरिका का भी नागरिक है। कोई मान लीजिए वाशिंगटन का है तो वाशिंगटन का भी होगा नागरिक और अमेरिका का भी नागरिक होगा। चाहे टेक्सास का है तो टेक्सास का भी नागरिक होगा और अमेरिका का भी नागरिक होगा। तो वहां पर क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। और हम ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटिश के संविधान से ये लिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे माता पिता इंडियन थे और हमारा जन्म भारत में हुआ, तो हमारे माता पिता के नाते हमें जन्म से नागरिकता प्राप्त हो गया। देशीकरण के द्वारा, बिल्कुल सही है कि देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता दी जा सकती है। किसी भाग को समावेशन के द्वारा, मान लीजिए सिक्किम एक समय भारत का प्रदेश अंग नहीं था, भारत में शामिल होने के बाद वहाँ के जो नागरिक है उसको भारतीय मान लिया गया। तो ठीक उसी प्रकार से
ये इस आधार पर भी भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। कहा था कि भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये ऐसा नहीं कि भारतीय बैंक में आप पैसा जमा कर लीजिएगा तो भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ये विधि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो देखिए शिक्षा के जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के क में शामिल किया गया है। ये मूल अधिकार में है। मूल अधिकार में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान है जो 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के प्रयास से ये किया गया था और शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। वही राइट टू एजुकेशन है जो एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम है 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। राइट टू एजुकेशन, जिसे राइट टू एजुकेशन कहा जाता है। चलिए 44। निम्नलिखित में किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान की आत्मा है, जो संवैधानिक उपचार को कहा गया था, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में इस प्रकार के प्रावधान किया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और और हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं वो आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा तथा प्रतिषेध जारी करके जो हमारा मौलिक अधिकार है उसकी संरक्षण करता है। इसलिए संविधान सभा के जब भाषण दे रहे थे बी आर अम्बेडकर तो बताए थे कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। अगर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ना पूछे, सीधे पूछे कि संविधान की आत्मा कौन है, तो आप प्रस्तावना को मारेंगे कि संविधान की आत्मा कौन है, प्रस्तावना है। लेकिन बी आर अम्बेडकर के बारे में पूछेगा कि उनका मानना है कि संविधान का आत्मा कौन है, तो वो बताए थे कि वो संविधान का आत्मा बताए थे संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। भारतीय संविधान मान्यता देती है, भारतीय संविधान किसे मान्यता देती है? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान है जो मान्यता देती है। चलिए 49। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। देखिए नहीं है, तो देखिए ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें डी ऑप्शन छूटा हुआ है। इसमें ये तीनों के तीनों है जो सुमेलित है। मानव दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का निषेध है जो आर्टिकल 23 में है, बताया गया, ये भी सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है जो बताया गया था। संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में है, अभी हम जिक्र किए हैं, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, ये 5 प्रकार के रीट है जो हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। वही हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रीट है जो जारी किया जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन तीनों के तीनों सही है, इसका आंसर कुछ नहीं है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन और आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यक अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान का स्थापना व प्रशासन का अधिकार है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये आर्टिकल 30 के तहत किया गया है। तो आज का हमारा सेशन है यही तक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।